Highest contribution in the Indian freedom movement. जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसमें कायस्थों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कायस्थ उस समय में सबसे अधिक एजुकेटेड कास्ट थे, जिन्होंने कि सबसे तेज़ी से वेस्टर्न एजुकेशन को अपनाया और ब्रिटिश सरकार में भारतीयों के लिए जो कुछ पद उपलब्ध होते थे उसे उन्होंने पाया, जैसे कि लॉयर, आईसीएस, बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। इस तरह के पदों पे कायस्थ लोगों को स्थान प्राप्त हुआ। इसके पहले कायस्थ लोगों का एक लंबा इतिहास रहा है, जिसमें वो एडमिनिस्ट्रेशन के कार्यों में लगे रहे हैं। मुग़ल काल के दौरान भी और ब्रिटिश काल के दौरान भी कायस्थ लोगों ने ऑफिशियल्स के तौर पर हर प्रकार के काम को किया है, जिस कारण से उनके पास एक वैल्यूएबल एक्सपीरियंस था गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, और ये नॉलेज बहुत ही काम आया फ्रीडम मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करने में, उसके स्ट्रैटेजी को बनाने में। कायस्थ लोगों ने लिटरेचर और कल्चरल रेनेसां के बारे में भी बहुत काम किया। बहुत से जो कायस्थ थे वो एजुकेटर थे, रिफॉर्मर थे, और सोशल इश्यूज़ को भी उन्होंने चैलेंज किया। साथ ही साथ नेशनलिस्ट आइडियाज़ को फैलाने में और लोगों को जागरूक करने में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। स्वामी विवेकानंद हो या बाद में मुंशी प्रेमचंद हो, इनके जो विचार रहे, इनके जो लेखन रहे, इससे लोगों में एक चेतना जागी कि भारत को भी आज़ादी किस प्रकार से लेनी है, कैसे हमें संघर्ष करना है। ये विचार लोगों के मन में डालने का कार्य इस प्रकार के लोगों के द्वारा ही हो सका है। इसके अलावा कायस्थ लोग, बहुत सारे लोग जर्नलिस्ट भी बने, और उस समय में वो नेशनलिस्ट लिटरेचर, पैम्फलेट्स, न्यूज़पेपर्स, इन सब माध्यमों का उपयोग करके भी लोगों में जागरूकता फैलाने का कार्य कर रहे थे। इसमें सबसे प्रमुख नाम गणेश शंकर विद्यार्थी जी का आता है। सिर्फ कलम से ही नहीं बल्कि कायस्थ लोगों ने तलवार से भी अपने हुनर को दिखाया है, और बहुत सारे जो कायस्थ लोग हैं वो रिवोल्यूशनरीज रहे हैं। सबसे पहले तो मैं नाम लेना चाहूँगा बिपिन चंद्र पाल का। आप जानते होंगे कि कांग्रेस में पहले एक नर्म दल हुआ करता था और बाद में लाल बाल पाल, इन लोगों ने एक गरम दल की शुरुआत की। तो बिपिन चंद्र पाल को भारत में रिवोल्यूशनरी थॉट का फादर कहा जाता है, और स्वदेशी मूवमेंट का भी आर्किटेक्ट इन्हें ही माना जाता है। जब बंगाल का विभाजन कर दिया गया था तब स्वदेशी मूवमेंट से बहुत परेशानी की गई थी ब्रिटिशर्स को, जिसमें कि लोगों ने अंग्रेज़ी कपड़े, अंग्रेज़ी सामान को जला दिया था और भारतीय सामान का उपयोग करने लगे। आगे चल के इसी विचार को गांधी जी ने अपनाया और चरखा और खाकी को मशहूर बनाया। बिपिन चंद्र पाल ने जो आइडियोलॉजी प्रेजेंट की, इससे उस समय के रेवोल्यूशनरीज़ को भी बहुत मदद मिली, और कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल समर्थन प्राप्त होने के वजह से ही बहुत सारे रेवोल्यूशनरी उन कार्यों को कर पाए। बंगाल पार्टीशन के रेजिस्टेंस के तौर पे अरबिंदो घोष, वरेंद्र घोष जैसे कई सारे लोगों ने रेवोल्यूशनरी रास्ता चुन लिया था, और वो बंदूक के जोर से ब्रिटिश को हराना चाहते थे। इन्होंने कई प्रकार के समिति और मूवमेंट्स को क्रिएट किया, जिसमें कि काफ़ी सारे यंग लोगों ने ज्वाइन करके छोटे बड़े मिशंस को अंजाम दिया था। कई लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, कई लोग गिरफ्तार हुए और काला पानी तक गए। इनमें से एक मुख्य नाम खुदीराम बोस का है। खुदीराम बोस महज 18 वर्ष की आयु में सर्वोच्च बलिदान दे गए थे। इसी दौरान जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो विदेश में जो भारतीय रहते थे उन्हें जगाने और संगठित करने का कार्य लाला हरदयाल और रास बिहारी बोस जैसे लोगों ने किया, और गदर पार्टी बनाई गई। साथ ही साथ जर्मनी, जापान जैसे देशों से भी सहायता ली गई ताकि ब्रिटिशर्स को हराकर भारत को आज़ादी दिलाई जा सके।
आगे चलकर भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 2 बॉम्ब फेंके थे। तारीख थी 8 अप्रैल 1929। भारत के स्वतंत्रता संग्राम का शायद ये सबसे बड़ा दिन था। इसके अलावा बंगाल में सूर्य सेन और उनके ग्रुप के लोगों ने भी रिवॉल्यूशन का रास्ता अपनाकर ब्रिटिशर्स से दो हाथ लेने का कार्य किया था और 1930 के चिटागोंग आर्मरी रेड को लोग आज भी याद करते हैं। जहाँ एक तरफ कई सारे लोग रिवॉल्यूशनरी रास्ता अपना रहे थे, एक दूसरा रास्ता भी था जहाँ पे कि लोग पार्टी बनाकर और संवैधानिक तरीके से भारत को आज़ादी दिलवाना चाहते थे। इस क्षेत्र में भी कायस्थों ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जो स्वराज पार्टी का निर्माण हुआ तो देशबंधु चितरंजन दास ने इसकी फाउंडेशन रखी थी और इसके दूसरे सबसे बड़े नेता सत्येंद्र चंद्र मित्र हुए। आगे चलकर स्वराज पार्टी का मर्जर हो गया कांग्रेस के साथ में और फिर कांग्रेस के अंदर में एक ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नाम का एक लेफ्ट विंग नेशनलिस्ट ग्रुप तैयार हो गया। इस ग्रुप का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे और 1939 आते आते जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो कांग्रेस के अंदर से ही सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि भारत जो है सो रिवोल्यूशनरी तरीका अपनाए और ब्रिटिशर्स का सहयोग न करे और हम इस मौके का फ़ायदा उठाकर आज़ादी को प्राप्त करें। इस कारण से नेहरू जी से और गांधी से उनका विवाद भी हुआ और सुभाष चंद्र बोस ने फिर कांग्रेस से बाहर निकलकर कार्य करने की ठानी। INA, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान का युद्ध हो रहा था ब्रिटिशर्स के साथ में और जापान का सहयोग मिल रहा था भारत के रिवोल्यूशनरीज़ को। इसमें कि रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस का नाम सबसे आगे आता है। युद्ध के दौरान जो प्रिजनर्स ऑफ वार थे, भारतीय मूल के लोग थे सिंगापुर, मलेशिया जैसे देशों में, उनको जब जापान ने कैप्चर किया तो उन्होंने एक आर्मी के तौर पे तैनात किया जो भारत को आज़ादी दिलाने के लिए लड़ सके और इस तरीके से इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन हुआ। 1942 में जो पहला INA बनाया गया उसे रास बिहारी बोस और मोहन सिंह को सौंपा गया था। हालांकि ये जो पहला INA था वो सफल नहीं हो पाया और तितर बितर होने लगा। इसी दौरान सुभाष चंद्र बोस जो कि नज़रबंद किए हुए थे, उन्होंने भेष बदला और अफ़गानिस्तान से होते हुए, जर्मनी से होते हुए, जापान होते हुए वो यहाँ पर पहुँचे और 1943 में उन्हें INA का लीडरशिप सौंप दिया गया और इस तरीके से सुभाष चंद्र बोस ने INA को रिवाइव किया। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने एक आज़ाद हिंद गवर्नमेंट की स्थापना की और INA उसका एक डिक्लेयर्ड ऑफिशियल आर्मी बन गया। इनका मकसद था कि युद्ध के ज़रिए भारत को आज़ादी दिलाई जाए। इसके अलावा कायस्थ लोगों का योगदान संविधान को लाने में भी महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ पे मैं नाम लेना चाहूँगा सचिदानंद सिन्हा जी का, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाए गए थे। उनके बाद राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट बना दिया गया और उन्हीं की देख रेख में पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण होने के बाद और भारत के रिपब्लिक बनने के बाद राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले प्रेसिडेंट भी बने। भारत को आज़ादी मिली, कॉन्स्टिट्यूशन मिला, पर आगे चल के जब कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला भी हुआ तो एक और कायस्थ जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के ख़िलाफ़ एक टोटल रिवॉल्यूशन की शुरुआत की और उन्हीं के नेतृत्व के कारण वो इमरजेंसी को हटाना पड़ा सरकार को और आज जो हम कई सारे नेता देखते हैं वो इसी मूवमेंट से निकले थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कायस्थ लोगों की आबादी संख्या में भले बहुत कम है,
परंतु भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की यदि बात किया जाए तो उसमें उन्होंने बहुत ही बड़ा योगदान दिया है और यह योगदान बहुआयामी है। फिलोसोफर, लॉयर, ऑथर्स, जर्नलिस्ट्स, रेवोल्यूशनरीज, पॉलिटिकल लीडर्स, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट्स, कायस्थ लोगों ने इन सभी पदों को सुशोभित किया है और अपने रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया है। आज हम याद करते हैं उन अनगिनत हीरोज़ और हीरोइंस को जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष किया और सर्वोच्च बलिदान भी दिया। भारत की इस यात्रा में, स्वतंत्रता संग्राम में, भगवान चित्रगुप्त की संतानें कायस्थ कलम और तलवार लिए मजबूती के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। इस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।